नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज का क्लास हमारा जो है क्लास 10th के बच्चों के लिए है। क्लास 10th के बच्चे खास करके हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर है, उसी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। आज थोड़ा सा एक लंबा चर्चा होगा और इस चैप्टर को हम लोग दो भागों में करके पढ़ेंगे। और फर्स्ट पार्ट आपका आज आपके सामने रखा जाएगा। और देखिए, इतिहास का क्लास है तो आपकी सोच थोड़ा अच्छी होनी चाहिए। हाँ, एक बेहतर सोच के साथ एक अच्छी सी क्लास रखते हैं आप सबके सामने, और उम्मीद है बड़ा मजा आएगा आप सबको और समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो चलिए बिल्कुल, ये अपना टॉपिक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अपना टॉपिक क्या है? द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब ये है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे उदित हुई, या जब राष्ट्रवाद की भावना वहां उदित हुई तो क्या प्रोसेस थे, क्या परिणाम था, क्या उनका संघर्ष था, स्ट्रगल, एवरीथिंग इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, एकदम लंबा सा चलते हैं, देखते हैं। मैं एक ऐसा ही आपको नॉर्मली एक छोटा सा स्टोरी नुमा समझाऊं तो आप जानते रहिए कि किसी भी क्रांति की शुरुआत अचानक नहीं होती है, और नेशनलिज्म की एक भावना थी, और इसमें मेन मोटिव जो था लोगों का, उसमें नेशन स्टेट बनाना था, मतलब राष्ट्र राज्य बनाना था, जिसको आप अपने शब्दों में बोल। नेशन स्टेट का मतलब अगर आपको समझाना चाहूँ मैं तो आप समझिएगा, नेशन स्टेट है क्या? नेशन स्टेट राष्ट्र राज्य, राष्ट्र राज्य, इसका मतलब ही है, अगर मैं आपको समझाऊं तो आप जानते रहिए, इसका मतलब होता है स्वतंत्र राष्ट्र। स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र का मतलब क्या होता है? ये नहीं कि स्वतंत्रता का मतलब होता है कि मुझे कहीं आने जाने दिया जाए, या ऐसा कुछ नहीं था। इसका मेन मोटिव ये था कि उन व्यक्तियों को सामंती करों से मुक्त किया जाए, जैसे जिसको बोलते हो ये लोग, आपको पता होगा कि सभी जो वहाँ के पीजेंट थे, अगर यूरोप में बात करते हैं, पीजेंट्स की बात करते हैं, तो वो टीनेंट्स थे, है ना। और उन लोगों को क्या चाहिए था? आज़ादी चाहिए था। जैसे क्या था कि अगर हम फ्रांस की क्रांति को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, एक स्टोरी अपनी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको याद होगा तो इसमें क्या था कि लोगों के ऊपर टैक्सेशन ज़्यादा लगाना, और खास करके उन वर्गों पर नहीं, उन क्लासेस पर नहीं जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे। ठीक है, उनके ऊपर, थर्ड स्टेट के ऊपर ही सारे टैक्सेस लगते थे, और वही सारे टैक्सेस पे करते थे। दूसरी चीज़ है, अगर हम बात करते हैं किसी के यहाँ अगर मान लीजिए मजदूरी का काम हुआ है, जैसे आप जानते हो ना कि हम मजदूरी का काम करवाना हो, या कोई भी वर्क एनीथिंग, मतलब राजशाही परिवार का कोई काम हुआ, या फिर जैसे मान लो, मतलब मुझे अपने खेत में, अपने घर में नौकरशाही का पूरा इस्तेमाल थर्ड स्टेट के लोगों के साथ किया जाता था। ये सारी व्यवस्थाएं बेहतर नहीं थी, और इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं चीज़ों की बात, यही चीज़ें थी जो, जिससे वो अपने आप को मुक्त करना चाहते थे, इन्हीं चीज़ों में वो अपने आप को स्वतंत्र चाहते थे। तो यही था। अच्छा, ये केवल इंडिविजुअल के लिए बात नहीं की जा रही थी, अगर हम बात करते हैं तो ये होल नेशन के लिए बात की जा रही थी। ये लगभग यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज में ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही थी, और इन्हीं चीज़ों में हमें इम्प्रूवमेंट लानी थी। और ये इम्प्रूवमेंट नेशन स्टेट वर्ड को जन्म दिया, खास करके उन व्यक्तियों को जो राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित थे, जिनके अंदर नेशनलिज्म की भावना थी। ठीक है, अब नेशनलिज्म की भावना को अगर हमको डिफाइन करना हो तो इसका मतलब ये होता है कि खास करके जो वहाँ के लिबरल्स थे, उदारवादी लोग जो थे, वह उदारवादी क्या होता है? अब अगर हम बात करें लिबरलिज्म की, अगर बात करते हैं, ये क्या होता है? लिबरल का भी मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक बच्चे, अच्छा, किन किन प्रोस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं, कौन कौन से प्रोस्पेक्ट में ये अपने आप को फ्री चाहते थे, तो मैं आपको दिखा दूं। जैसे सामंती करों से मुक्ति,
होल्ड, ठीक है ना। सामंती करों से मुक्ति, सामंती कर हो गया। जैसे ये क्या था, सामंती कर क्या था, इस पर अगर हम बात करें तो जो फील्ड्स थे, मतलब खेतों पर ये लोग टैक्स देते थे ना, खेतों पर टैक्स कर। अच्छा, केवल इसी पर ही नहीं, केवल यहीं पर नहीं था, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें, ये चीजें केवल यही नहीं थी। ये जो सामंती कर थे, ये राजशाही परिवारों के द्वारा, वसूले जाते थे। ठीक है, इस समझ में आया होगा सबको। चलिए, और ऐसे ही अब हम बात करेंगे जो नेशनलिज्म की भावना यूरोप में आई। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मैंने बोल दिया हमारे यहाँ राष्ट्रवादी भावना आ गई तो आ गया, ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है इस पर हम डिस्कस करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको पूरा मैंने नोट्स बना रखा है और इसको मैं आपके सामने पीडीएफ में दिखाता हूँ। जहां भी दिक्कत होगी आप कमेंट जरूर पुट कर देंगे अपना, ठीक है। चलिए, ये देखिए भाई, एक फिगर हमारे सामने आ गया, बड़ा ही अच्छा फिगर दिख रहा है, वाह। ये क्या है, फिगर फर्स्ट says that the dream of worldwide democratic and social republic। ये क्या है बच्चे, ये एक बोल सकते हैं एक ऐसा फिगर है जो पूरे संसार को एक गणतंत्र के रूप में, सामाजिक गणतंत्र के रूप में और लोकतंत्र के रूप में देख रही है, ठीक है, इमेजिन कर रही है। क्या था ये, द पैक्ट बिटवीन नेशन, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय द फ्रेडरिक सरायो इन 1848। अच्छा, इसको कौन प्रिपेयर किया, इसको किसने, इस पेंटिंग को कौन बनाया, तो हम बात करेंगे वो फ्रेडरिक सरायो साहब ने 1848 में इसको प्रिपेयर किया, ठीक है। चलिए, इस पर हम डिस्कस करेंगे आगे भी क्या है, सुनते चलेंगे। What happened, man? What is going on there? What's going on there, man? चलिए, ओके। In 1848, Frederick Sarajevo, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made up of the democratic and social republic। ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र, सामाजिक गणतंत्र के आधार पर, लोकतंत्र और गणतंत्र समाज के आधार पर जो उन्होंने संसार को इमेजिन किया वह किस तरीके का था, उस पर उन्होंने 4 पेंटिंग बनाया, जिसमें से एक आपके सामने है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऐसे इन्होंने केवल एक नहीं, 4 पेंटिंग तैयार करके, मतलब अपने ड्रीम को उन्होंने पेंटिंग पर उतारा। और वो चाहते क्या थे, किस तरीके का संसार चाहते थे, संसार में कैसी भावनाएं लोगों में हो, ये सारी चीजें उन्होंने पेंटिंग में बयां की। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं आगे क्या था। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। अच्छा, ये जो फिगर है आपको, इसमें यूरोप और अमेरिका के लोगों को बताया गया है, और इसमें हर एक धर्म, हर एक वर्ग, हर एक क्लास, हर एक जाति, हर एक समूह, हर एक श्रेणी से बिलोंग करने वाले लोगों को दर्शाया गया है, ठीक है। चलिए, क्या है इसमें, men and women of all ages, social classes marching in a long train and offering homage of the Statue of Liberty as they pass by it। ध्यान दीजिएगा, इधर से मैं आपको एक बार फिर से फिगर दिखाऊं। चलिए देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं एक लंबी कतार आपको देखने को मिल रही है। देखिए, इन्होंने जो पेंटिंग ड्रॉ किया, इसमें फ्रांस और सॉरी यूरोप और अमेरिका के लोगों को दर्शाया गया है, ठीक है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से होकर जा रहे हैं, ठीक है, और ये लोग
स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्या दिखा रहे हैं, होमेज दे रहे हैं, ठीक है। हम बात करेंगे आगे की। तो होमेज मतलब स्वीकृति प्रदान करना बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं होमेज का मतलब क्या होता है, किसी को प्रे करते हुए, ठीक है। उनको जैसे अभी हम बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हमारे यहाँ बना है, सॉरी हाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो बन रखा है, ठीक है, सॉरी क्या है, यूनिटी, हाँ हम गुजरात में ना यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नहीं, हाँ टंग मिस्टेक है, डोंट वरी। चलिए देखेंगे, तो वहाँ पर हम जब जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम वहाँ पर जाते हैं तो उनसे बहुत प्रेरित होते हैं ना, तो प्रेरणाओं को स्वीकार करते हैं, मतलब बोल सकते हैं उनको अपना आइडल मानते हैं। जैसे नॉट ओनली फॉर द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी स्टैच्यूज आप देख करके काफी प्रभावित होते हो, तो प्रभावित होने के बाद जो मन में आपकी भाव उत्पन्न होता है वही होमेज है, ओके। तो वही चीजें थी, हम आगे बात करेंगे। As you would recall, artist of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure, है ना। आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करो तो वहां पर वो स्वतंत्रता को एक फीमेल फिगर से शो कर रहे थे, तो वैसा आप यहां भी पा सकते हो। वो क्या था देखिएगा, हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और शी बियर्स इन वन हैंड, एक हाथ में वो प्रेरणा का बोल सकते हैं ज्ञान का प्रकाश लिए हुए, और दूसरी हम बात करते हैं दूसरे हाथ में एंड चार्टर ऑफ राइट ऑफ द मैन इन अदर हैंड, हम बात करते हैं दूसरे हाथ में वो मानवों के अधिकारों को शो कर रही है, ठीक है। हम आगे बात करेंगे, वन ऑफ द अर्थ फोरग्राउंड ऑफ द इमेज ऑफ द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। अच्छा ये क्या है, निरंकुश संस्थाएं जो थी, हम बात करते हैं निरंकुश संस्थाएं, निरंकुश संस्थाओं का, अच्छा अभी तो हमने बताया यहाँ पर कि अमेरिका और यूरोप के लोग जो एक लंबी कतार में लगे हुए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से वो पास हो रहे हैं, तो वहां पर होमेज सबको देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा क्या है वहां पर, उसके अलावा बताया जा रहा है वहां उस फिगर में जो नीचे शैटर्ड हुआ है, मतलब बोल सकते हैं एकदम फैला हुआ है, वो क्या है, वो वहां की निरंकुश संस्थाओं के टुकड़े या फिर बिखरे हुए कुछ अवशेष वहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए, इन सराइज यूटोपियन विजन द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड द नेशनल कॉस्ट्यूम्स। ध्यान दीजिएगा, हम सरायुस मतलब जो फ्रेडरिक सरायुस साहब की बात करते हैं, तो इनके विजन की बात करते हैं, इनका जो विचार था, इनकी जो थिंकिंग थी, उसमें वो जो संसार जिस वर्ल्ड को जिस संसार को इमेजिन कर रहे हैं, उसमें लोगों के लिए बताया जा रहा है, ये पूरे लोगों को बताया जा रहा है नेशन के, मतलब जैसे मान लो ये मेरा ये मैंने एक फिगर बनाया, ठीक है, फिगर में लोगों को दर्शाया, इसमें मैं अपने एक किसी मान लो देश को दिखा रहा हूँ या किसी कॉन्टिनेंट को दिखा रहा हूँ, तो यहाँ के लोगों को कैसे इमेजिन लोग कर रहे हैं, मैं कैसे लोगों को इमेजिन कर रहा हूँ, ये सारी चीजें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें बताया जा रहा है लोगों को, एक नेशन को बताया जा रहा है एक फ्लैग के माध्यम से, एक नेशनल कॉस्ट्यूम के माध्यम से दर्शाया जा रहा है, ठीक है, इनके विजन में। आगे बताया जा रहा है, लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। ध्यान दीजिएगा, जितने लोग हम बात करते हैं ऐसे, यहाँ ध्यान दीजिए, इसके अलावा सुनिएगा, दिमाग एकदम ध्यान सुनिए यहाँ पर, लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। ध्यान दीजिएगा, यहां से पास भाई गुजरने वाले जो लोग थे, जिनको दर्शाया गया, फ्रेडरिक सरायुस साहब ने जिनको दिखाया, उसमें लोगों को बताया कि यहाँ के व्यक्ति, जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ के व्यक्तियों को बताया जा रहा है कि ये लोग क्या थे, ये पहले से स्विट्जरलैंड की और यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, तो ये नेशन स्टेट पहले से ही थे, ठीक है। उसके बाद की बात अब करेंगे, अभी यहाँ समझिएगा, यहाँ से अमेरिका और यूरोप के सभी लोगों को दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड के लोगों को बताया जा रहा है ये नेशन स्टेट बन चुके थे। और आगे की बात करते हैं, फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच्ड द स्टैच्यू। ध्यान दीजिएगा, मतलब ये अपने एक नए तिरंगे को पकड़े हुए बस अभी स्टैच्यू तक पहुंचे हुए, अभी मतलब कुल मिलाकर समझो ये नेशन स्टेट नहीं बना है, ये केवल वहां पर पहुंचा ही है। और आगे, सी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बीयरिंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। अच्छा, इसके अलावा इनके पीछे वाले कतार में कौन है, इनके पीछे वाले कतार में बताया जा रहा है आपको कि जर्मनी के लोग जो काला और लाल और येलो फ्लैग लेकर के
या गोल्ड कलर का फ्लैग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। इंटरेस्टिंगली, एट द टाइम व्हेन सराय क्रिएटेड दिस इमेज, द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि यूनाइटेड नेशन, द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द लिबरलिज्म। ओके, हम बात करते हैं, जैसा यूनाइटेड नेशन एक नेशन स्टेट बन चुका था, अभी तक बताया जा रहा है जर्मन स्टेट की बात बताई जा रही है। जर्मन पीपल्स जो है यूनाइटेड नेशन की तरह भी नहीं है, मतलब वो भी नेशन स्टेट नहीं बने हुए हैं। हम आगे बात करेंगे इनके अलावा, आगे सुनिएगा। अच्छा देखिएगा, द फ्लैग दे कैरी is an expression of the liberal hope in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into the nation state under democratic constitution. नेक्स्ट वन की हम बात करते हैं, तो क्या था, हाँ, following the German people are the peoples of the Austria, the kingdom of the two Sicilies, Lombardy, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के जस्ट पीछे वाले कतार में किन लोगों को दिखाया गया है, तो उनमें दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है बच्चे, जर्मन पीपल्स को जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें ऑस्ट्रिया और सिसिलीज के दो किंगडम, और लॉम्बार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया के लोग भी पीछे कतार में हैं। फ्रॉम द हेवेंस अबव क्राइस्ट सेंट एंड द एंजल गेज अपॉन द सीन। ध्यान दीजिएगा, ऊपर से, ऊपर जो इमेज के जो पेंटिंग इन्होंने बनाया, ऊपर से बताया जा रहा है वहां के साधु संत जो चर्च के, मतलब बोल सकते हो कौन, जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं, वो लोग ऊपर से ऐसे आशीर्वाद देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, मतलब दिखाई दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने इसमें इमेजिनेशन करके दिखाया। आगे बताया जा रहा है, दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट ऑफ द सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो जीसस क्राइस्ट की बात करते हैं, हम साधु संतों की बात करते हैं जो ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं, यहाँ पर उनको किस रूप में दिखाया गया है, उनको बताया जा रहा है कि लोगों में भाईचारे की गुण या लोगों में एक नेशन के प्रति भावुकता का गुण प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रहा है, दिखाया जा रहा है, मतलब ऐसा कोई आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, दिस चैप्टर विल डील अबाउट मेनी ऑफ द इश्यूज विजुअलाइज्ड सराइज फिगर इन वन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। इस चैप्टर में और भी चीजें हम पढ़ेंगे। नेशनलिज्म इमर्ज एज अ फोर्स ऑफ व्हिच ब्रॉट अबाउट shaping changes in the political and mental world of the Europe. The end result of these changes was emergence of nation state in place of the multinational dynasties empire of the Europe. ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर लोग जो है नेशन स्टेट की मांग कर रहे हैं, ना कि वहाँ पर जो यूरोप में मैक्सिमम जैसे बात करते हैं डिफरेंट एम्पायर्स चल रहे थे, उनकी बात नहीं, यहाँ पर उनकी मांग नहीं हो रही है। मांग किसकी हो रही है बच्चे, वहाँ पर बताया जा रहा है किस चीज़ की मांग हो रही है बच्चे, आपके नेशन स्टेट की मांग हो रही है, स्वतंत्र राष्ट्र की बात हो रही है। फिर बात करेंगे द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द मॉडर्न स्टेट इन विच द सेंट्रलाइज्ड पावर exercise sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe, but a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense of common identity and share history or descent. This commonness did not exist from the time immemorial. It was forged through the struggle, through the action of the leaders and the कॉमन पीपल। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है जो कॉन्सेप्ट था बेटा मॉडर्न स्टेट की, आधुनिक राष्ट्र की जो ये विचारधारा थी उस पर बात करेंगे तो बताया जा रहा है यहाँ पर अभी तक किस तरीके का पूरे राष्ट्र की अगर बात करते हैं तो राष्ट्र पर एक केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होता था ना, केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होता था, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि यहाँ पर केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण ना होकर के एक नेशन स्टेट का निर्माण किया जाए। और ये नेशन स्टेट की विचारधारा की अगर बात करते हैं, भावना की बात करते हैं, तो ये अचानक से लोगों में नहीं आई थी, बल्कि हमारे जो यहाँ के जो नेता थे, नेतागण की बात करते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं लीडर्स की बात कर सकते हैं, कॉमन पीपल की बात कर सकते हैं, इनके द्वारा जो स्ट्रगल्स थे, एक्शन जो क्रियाकलाप ये किए थे, इनकी वजह से ये सारी चीजें उदित हुई थी, ये भावनाएं लोगों में आई थी नेशन स्टेट की। हम बात करेंगे इसके अलावा और भी चीजें इसमें डाइवर्स प्रोसेस है जिसमें नेशन स्टेट के बारे में जानेंगे। नेशन स्टेट केम इनटू द बीइंग द 19th सेंचुरी यूरोप। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट अब हम लोग जानेंगे, ठीक है, क्या है देखिएगा। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ये आपका मेन हेडिंग है। देखिए छोटा हो गया होगा थोड़ा सा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब हम जानेंगे पहला पॉइंट आपका जो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, जो फ्रांस की क्रांति और लोगों में राष्ट्र की भावना का जो विचार आया, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे।
The first clear expression of the nationalism came with the French Revolution in the 1789. France, as you will remember, was a full-fledged territorial state in the 1789 under the रूल ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्क। आपको पता होगा 1789 के पहले की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस क्या था, एक एब्सोल्यूट मोनार्क के रूप में, एक निरंकुश राजशाही के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन हम बात करते हैं बिफोर आफ्टर द 1789 की अगर हम बात करते हैं तो फ्रांस ही एक ऐसा देश बना, फ्रांस ही एक ऐसा देश यूरोप का था जो वहां के लोगों में नेशन स्टेट की भावना या स्वतंत्र राष्ट्र की भावना या राष्ट्र के प्रति लगाव, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना लोगों में प्रेरित करने का कार्य किया। ये पहला एक ऐसा देश था। फिर हम बात करें उसके पहले क्या था, 1789 के पहले बात करते हैं तो ये निरंकुश शासन, निरंकुश तानाशाही बोल सकते हैं, निरंकुश शासन के अधीन था। और अभी ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी आपको, आगे देखिएगा। द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, व्हाट हैपेंस मैन, इज एवरीथिंग गुड, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, चल क्यों नहीं रहा, अच्छा, सॉरी टू शेयर। चलिए हम बात करेंगे the political and the constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of the sovereignty from the monarchy to a body of French citizen। ध्यान दीजिएगा क्या बताया जा रहा है, लोगों में फ्रेंच सिटीजन की अगर बात करते हैं तो उनके बीच में जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उससे लोगों में एक भावुकता या भाईचारे की भावना, या फिर हम बोल सकते हैं लोगों में एक मतलब अगर वहां के सिटीजन की बात करते हैं उनके बीच में राष्ट्र के प्रति भावना, मतलब राष्ट्रवादी भावना जो है उनके अंदर प्रेरित हुई इस क्रांति से। और बताया जा रहा है इसके अलावा द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation as shape its destiny। और क्या बताया जा रहा है, ये रिवॉल्यूशन ये भी चीज हमको बताता है, यहाँ के लोगों को बताता है कि यह अपने राष्ट्र को किस तरीके का इसका मतलब कुल मिला के ये समझो कि जो फ्रांस जब क्रांति हुआ तो उन्होंने बताया कि इस क्रांति का ये नोशन नहीं है कि हम चाहे जो चाहे वो करें, ये बताया यहाँ के भाग्य विधाता, यहाँ की जनता जनार्दन होगी, ना कि यहाँ का मुनार्क, ना कि यहाँ की निरंकुश शक्तियां या राजशाही परिवार, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो भी शासन व्यवस्था है, ये सारी चीजें जनता जनार्दन ही तय करेगी, उनके ही हाथों में नियत रहेगी। चलिए हम बात करेंगे आगे की। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआती दौर में बताया जाता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। अगर हम बात करते हैं शुरुआती दौर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी थे, मतलब फ्रांस के क्रांतिकारी थे, उन्होंने लोगों में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की विचारधारा लोगों में रखी जिससे सब एक साथ जुड़ पाए। अच्छा ध्यान दीजिए, इस लाइन को सुनिएगा, जो क्या करे, हाँ, कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर आए ये लोग जिससे लोगों के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी मिले, मतलब सबकी एक जैसी पहचान कुछ हो सके ना, ऐसा इन्होंने कुछ व्यवस्था अपने यहाँ रखा। क्या था देखेंगे, द आइडिया ऑफ ला पैट्री, जैसे क्या था, ला पैट्री एंड द ले सिटोयन एम्फसाइज द नोशन ऑफ ए यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिएगा, जो ये ला पैट्री और ले सिटोयन की बात की जा रही है, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है ला पैट्री मतलब पितृभक्ति अगर बोल सकते हैं ना, पितृभक्ति, और बताया जा रहा है सिटोयन और सिटीजन की बात बताई जा रही है। इनकी विचारधारा एक यूनाइटेड कम्युनिटी की तरह, ठीक है, ये जो ला पैट्री और ले सिटोयन की बातें यहाँ की जा रही हैं, ये क्या कर रहा था, एक यूनाइटेड कम्युनिटी को दिखा रहा था जो सबको एक समान अधिकार दे, एक संविधान के तहत, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। ए न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वाज चोजन, और यही जो पुराना हमारे यहाँ पहले से फ्लैग अवेलेबल था, जो इन्होंने नया भैया कलेक्टिव आइडेंटिटी दिखानी है, सबको एक साथ यूनाइट करके चलना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए भैया, एक पहचान चाहिए। तो इन्होंने एक ट्राई कलर का एक तिरंगा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और ये जो ट्राई कलर का इन्होंने तिरंगा यहाँ पर रखा, पहले से व्याप्त तिरंगे को रिप्लेस करके उसका प्लेस ये ले लिया। ठीक है, हम आगे बात करेंगे। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन एंड नेम्ड द नेशनल असेंबली। ध्यान दीजिए, स्टेट जनरल जो है, अब जैसे आपको पता होगा स्टेट जनरल में जो इलेक्शन होता था उसको एक्टिव सिटीजन, सक्रिय नागरिक जो थे वो चुनते थे, बट वो तो सही था, लेकिन अभी जो बताया जा रहा है स्टेट जनरल था, इसका नाम चेंज करके, स्टेट जनरल का नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है, ये दिमाग में रखिए। न्यू हाइम्स वर कंपोज, ओथ टेकन एंड मैट्रिस कमेमोरेटेड
ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। ध्यान दीजिए, राष्ट्र की ही भावना पर ये सारी चीजों को, अगर हम बात करते हैं नए नए गीत, नए नए व्यवस्थाएं, नए नए फ्लैग, नए नए पोशाक, नई नई मतलब जो भी चीजें थी, नई कल्चर, ये सारी चीजें राष्ट्र की भावना पर ही ला दी गई। ठीक है, राष्ट्र की भावना को ही दिखाकर प्रेरित कर दिया गया लोगों को। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। चलिए, बताया गया ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन द प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड, होल्ड ऑन, it formulated uniform law for all citizens within its territory। ध्यान दीजिएगा, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, समझिएगा क्या है कि एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था को यहां लाया गया, जो कि यहां बताया जा रहा है पुट इन द प्लेस एंड फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल इट्स सिटीजन, जैसे उस टेरिटरी में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान न्याय व्यवस्था, एक समान कानून व्यवस्था लोगों के समक्ष रख दी गई। और बताया जा रहा है, इसके अलावा क्या चीज बताई जा रही है कि इसको एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा संचालित किया गया। और ध्यान दीजिएगा, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबलाइज्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ द वेट एंड मेजर वाज अडॉप्टेड। ध्यान दीजिएगा, जो कस्टम ड्यूटीज थी और जो ड्यूज थे, उन सारी चीजों को कट डाउन किया गया, रिमूव किया गया। और बताया जा रहा है क्या, नए मतलब वेट और मेजर का एक नया तरीका, एक यूनिफॉर्म सिस्टम सबके लिए। जैसे समझिएगा वहां का क्या व्यवस्था था, अगर बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की बात करते हैं, उसने 39 स्टेट को क्या किया था, फॉर्मेशन मतलब अपने कब्जे में लेकर के उसको अपने टेरिटरी मिला लिया था। हम बात करते हैं वहां की, अगर बात करते हैं तो वहां पर आपको याद होगा कि हर एक जो 39 टेरिटरी ये अपने कब्जे में लिया था, ध्यान दीजिएगा, उनके हर एक टेरिटरी की बात करते हैं तो वहाँ की ट्रेड व्यवस्थाएं सब अलग अलग थी और सबका नाप तौल की व्यवस्था अलग था। और अगर बात करेंसी की बात करते वो भी अलग थी। तो सबको एक यूनाइट करने के लिए उन्होंने बोला क्या, ध्यान दीजिएगा, इन सबको यूनिफॉर्म सिस्टम में ला दिया गया। ठीक है, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड, अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया और वहां पर फ्रेंच भाषा ना, फ्रेंच भाषा को बोला गया। इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, सबसे पहले बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, और वही कॉमन लैंग्वेज भी बना उस राज्य का। ये नहीं चाहे जो बोली भाषा नहीं, एक कॉमन लैंग्वेज सबका होना चाहिए, एक कॉमन पहचान होना चाहिए, इसलिए इन्होंने फ्रेंच भाषा को यहाँ रखा। ठीक है, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। शायद आपको समझ आ रहा है, अगर जिनको नहीं समझ आ रहा है फिर से रिवाइंड कर लें, आप वीडियो को फिर से बैक करके फिर से देखेंगे, आप क्लियर हो जाएगा। और ये एकदम धुआंधार क्लास है, बोल सकते हैं एकदम रामबाण क्लास है। अगर इसको आप ध्यान से सुन लिए तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप फिर से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। एक ही झटके में आपको पार्ट 1, फिर दूसरे झटके में आपको पार्ट 2 देखना पूरा खत्म। ठीक है, क्लास 10 के बच्चे एकदम हतोत्साही नहीं होंगे, वो एकदम मनोबल अपना बनाए रखेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए बात करें आगे। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people from the Europe from despotism. In other words, to help other people to Europe to become the nation। ध्यान दीजिएगा, कुल मिलाकर समझो, जो यहाँ के क्रांतिकारी थे उन्होंने बताया कि एक ऐसा मिशन है लोगों को, फ्रांस राष्ट्र के लोगों को एक स्वतंत्र कराना। ठीक है, यूरोप में जो ये डिपोटिज्म चल रहा है, मतलब जो ये निरंकुश व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो नौकरशाही की व्यवस्था चला, राजशाही की व्यवस्था में नौकरशाही की व्यवस्था को ये लोग रखे हुए हैं, इसको हटा करके एक नई व्यवस्था को, मतलब कुल मिला करके समझो फ्रांस को एकदम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में लाने के लिए ये लोग इस व्यवस्था को ले आए थे। चलिए हम बात करते हैं इसके अलावा, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर स्वाइप करते हैं उसके बाद। When the news of the event in France reached the different cities of the Europe, students and other members of the educated middle classes began setting up Jacobin clubs. Their activities and campaigns prepared the way of the French armies, which moved into the Holland, Belgium, Switzerland, and much of the Italy in the 1790s। ध्यान दीजिएगा, अच्छा जो फ्रांस की घटनाएं हुई, ये सारी चीजें जब यूरोप के अलग देशों में लोगों तक पहुंची, तो वहाँ के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। और हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के अलावा बताया जा रहा है क्या, मिडिल क्लास की बात करते हैं। ये सब लोग क्या हुआ बच्चे, अपने क्लब बनाने शुरू कर दिए, पॉलिटिकल क्लब। ठीक है, जो फ्रांस की आर्मी को एक रास्ता तैयार किया, एक वे दिया
जिससे फ्रांस की आर्मी अदर कंट्रीज में जा करके इस भावना को, नेशनलिज्म की भावना को लोगों तक पहुंचा सके। ये चीजें थी, ठीक है। देखिएगा, विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी वार्स द फ्रेंच आर्मीज बिगन टू कैरी द आइडिया ऑफ द नेशनलिज्म अब्रॉड, मतलब दूसरे कंट्रीज में। अच्छा ये देखिए क्या है, आप लोग देखिए भाई, भारतीय संस्कृति वालों, और हम भी हैं उसी में, तो आप सब लोग इस चीज से परिचित होंगे। याद होगा आप लोग को, पहले पंडित जी आते थे, पत्रा देखते थे, क्यों? हाँ, तो वही वही चीजें हैं। वहां का कोई एक व्यक्ति था जिन्होंने एक वहां का क्या है व्यवस्था, देखेगा अभी आप देखेंगे, समझ आ जाएगा। मैं फिर समझाता हूँ आगे आपको। ये क्या है, द कवर ऑफ ए जर्मन एल्बम की डिजाइन बाय द जर्नलिस्ट एंड्रिया रेबमैन इन 1798। कुल मिलाकर ध्यान देना, एक पत्रिका है जिसको बोल सकते हो, हमारे यहाँ क्या होता है, पत्रा देखते हैं पंडित जी लोग, वही चीज डिजाइन किया है किसने, एक जर्नलिस्ट थे एंड्रिया रेबमान। ये कब इसको बनाए, तो बताया जा रहा है 1798 में इसको बनाए। द इमेज ऑफ द फ्रेंच बास्टाइल बीइंग स्टॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशनरी crowd has been replaced next to the similar fortress meant to represent the bastions of despotic rules in the German province to Kassel. Accompanying the illustrating is the slogan, "The people must seize their own freedom." Rehman lived in the city of the Mainz and was a member of the German Jacobin group. ध्यान दीजिएगा, ये जो इन्होंने पत्रा डिजाइन किया, इसमें क्या है, ये इमेज क्या बताया जा रहा है, बास्टाइल पे जो क्रांतिकारी लोग धावा बोले, जो क्राउड वहां पर था उसके बारे में उन्होंने बताया। अच्छा ये समझिएगा, बास्टाइल पे धावा बोलने का एक बोल सकते कुंडली तैयार किया। उन्होंने बताया कि बास्टाइल को नहीं दिखाया, बास्टाइल के जस्ट बगल वाले किले को इन्होंने शो किया कि इस पर जो है आक्रमण होने की आशंका है। और बताया क्या कि यहां पर यह भी बताया कि जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं बेटा, खुद का फ्रीडम चाहते हैं, मतलब पीपल को खुद अपने पावर को लेना पड़ेगा। यहाँ पर लोग इसकी मांग कर रहे हैं, इस स्लोगन की मांग कर रहे हैं, ठीक है। रहमान जो है कहाँ, मेज जैसे शहर में रहता था और एक जर्मन जैकोबिन ग्रुप का क्या था, मेंबर था, ठीक है। ये चीजें थी, बहुत कुछ नहीं, एक बार आप फिर से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। अब आप देख लीजिए, यूरोप को आप देख सकते हैं, ये रशियन एम्पायर है, ठीक है। कब, वियना, ट्रीटी ऑफ वियना जो हुआ था, ट्रीटी ऑफ वियना 1815, उसके बाद क्या बात बताया जा रहा है, ठीक बच्चे, उसके बाद की बात बताई जा रही है, ठीक है। उसके बाद यूरोप का क्या मैप था उसको देख सकते हो, देखो ये रशिया के भाग को, ठीक है, ये ओटोमन एम्पायर, ठीक है, यू कैन सी। अभी मैं ये समझ नहीं आ रहा होगा ना, चलो एक बार पढ़ा देता हूँ, फिर आगे आप देखिएगा, समझ आ जाएगा सारी चीजें, ठीक है। Within the wide swath of territory that come under his control, Napoleon set about introducing many of the reform that he had already introduced in the France. ध्यान दीजिएगा, अब टेरिटरीज में आगे बढ़ते हुए नेपोलियन जो है एक अलग व्यवस्थाओं को, जैसे जितनी नई नई व्यवस्थाएं उसके पास थी, जैसे बोल सकते हैं नेपोलियन जो है एक बेहतर व्यवस्था को, मतलब जो सुधार वो लाया था जो कि पहले से फ्रांस में अवेलेबल था, उसको अदर टेरिटरीज में ले जाकर के फैलाने का कार्य करना शुरू कर दिया और वहां पर कंट्रोल लेना शुरू किया। ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर अभी आपको दो तीन पॉइंट जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो समझने के लिए है, उसको सुनिएगा, अभी बताता हूं मैं। थ्रू रिटर्न ऑफ द मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल है भैया, रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल, इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि नेपोलियन ने प्रजातंत्र को नष्ट किया, लेकिन बताया जा रहा है वो एक प्रिंसिपल को लेकर चल रहा था, एक सिद्धांत को लेकर चल रहा था। उसके प्रिंसिपल क्या थे बेटा, ध्यान दीजिएगा, वो ये थे कि नेपोलियन जो है एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था अपने यहां लेकर चल रहा था, ठीक है।
और एक मिनट ध्यान सुनिए, यहाँ पर क्या था, उन्होंने डेमोक्रेसी को नष्ट किया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में वो एक रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल को लेकर से, क्रांतिकारी भावना को लेकर चल रहा था, जो पूरी व्यवस्था को बेहतर प्रभावी ढंग से ले चल सकता है। इसी तहत उन्होंने सिविल कोड लाया, यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड, डिड अवे विद द ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ। अच्छा, इस कोड में उन्होंने क्या बताया, कोई भी व्यक्ति चाहे कुलीन वर्ग में हो, चाहे क्लर्गी, चाहे कुलीन, दोनों में कोई व्यक्ति विशेष अधिकार लेकर पैदा नहीं हुआ है, ऐसी व्यवस्थाओं को मैं नहीं मानता हूं। इस कोड के तहत इन्होंने बताया, लोगों में इंट्रोड्यूस किया। भले ही उसने क्या किया था बच्चे, प्रजातंत्र की व्यवस्था को या डेमोक्रेसी की व्यवस्था को नष्ट कर दिया था, लेकिन उसने जो व्यवस्था अपनी, जो वो अपना मेजर लेकर आया, मेजरमेंट उसका जो था, वो लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया। किस तरीके से प्रभावित किया उसको देखिएगा। उसने सिविल कोड के तहत कोई भी प्रिविलेजेस नहीं होंगे बाय द बर्थ, और बताया जा रहा है क्या, स्टेबलाइज इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा, उसने बोला कि स्टेबलाइज इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सबको कानून के पहले क्या है, समानता का अधिकार होना चाहिए। और उन्होंने बोला राइट टू प्रॉपर्टी भी है, आप अपनी प्रॉपर्टी को सजो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इस कोड के अलावा, दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, exported region in Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany. Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from the serfdom and the monarchy manorial dues। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा क्या बताया जा रहा है, इस कोड के अलावा जो भी क्षेत्र फ्रेंच के नियंत्रण में आते थे, मतलब बोल सकते हैं फ्रेंच की बाउंड्रीज में जो टेरिटरीज आते थे, उस पर इन्होंने बोला कि जैसे कौन, इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी। नेपोलियन क्या किया, सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन किया। इन्होंने बताया कि कोई फ्यूडल सिस्टम नहीं होगा, सामंती व्यवस्था कोई नहीं होगा, जितने पीजेंट हैं वो कोई भी मैनुअल ड्यूज नहीं देंगे। उसके अलावा मैनोरियल ड्यूज इनके पास कोई नहीं होगा, कोई इनके ऊपर डेप्ट, जो भी ड्यूज हैं, जो भी इनके ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जैसे कि आप टाइथ और टाइल नाम का टैक्सेस आप सुने थे क्लास 9 में, आप लोग पढ़े होंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान चर्च के द्वारा लिए जाते थे, डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट टैक्स था। ये सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने क्या किया, मान्यता रद्द की। और आगे बताया जा रहा है क्या, इन द टाउन्स। अच्छा, ये क्या था, ये बेटा अगर हम बात करते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात बताई जा रही है। अब हम टाउन्स की बात करते हैं, टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव। ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारियों का एक जो समूह होता था, उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते थे, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। वो कैसे किया था, आगे देखिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, यहाँ पर आपको समझने लायक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेटिव सिस्टम वर इम्प्रूव, जो यहाँ का ट्रांसपोर्ट व्यवस्था था, कम्युनिकेशन व्यवस्था था, ये सारी चीजें इंप्रूव करके, और क्या किया, पीजेंट, आर्टिसंस, वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। ध्यान दीजिए, चाहे हम पीजेंट की बात करते हैं, आर्टिस्ट की बात करते हैं, चाहे हम बिजनेसमैन की बात करते हैं, ट्रेडर्स की बात करते हैं, अब नई व्यवस्था वो लोग पा गए, और नई व्यवस्था पाने के बाद वो लोग अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर रहे थे। अब वो आजाद व्यवस्था महसूस कर रहे थे, अपने आप को फ्री मान रहे थे, स्वतंत्र मान रहे थे। तो यहाँ पर उनको जैसे स्मूथली वो कोई भी चीजों को कर सकते थे ना, इसलिए इन लोगों को ये बहुत ही प्रॉफिटेबल लगा। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगिन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to the another। ध्यान दीजिएगा, एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में वो व्यापार करने जाते थे, तो उनकी करेंसी का वैल्यू कुछ अलग होता था, उनके वेट एंड मेजर कुछ अलग अलग होते थे। ये सारी चीजें जो यूनिफॉर्म व्यवस्था लाया गया नेपोलियन के द्वारा, ये चीजें उनको बहुत ही प्रॉफिटेबल, मतलब बहुत ही फायदेमंद लगी, ठीक है। एडवांस मतलब ऐसा लगा कि ये बहुत ही एडवांटेज इनको देगा। लेकिन क्या था इसमें, अभी आगे सुनिए। ये सारी चीजें तो थी लाभदायक, तो इनको लग ही रहा था और हो भी रहा था, लेकिन कुछ चीजें इसकी सही नहीं थी। वो क्या व्यवस्था थी देखिएगा। However, in the areas conquered, the reaction of the local population to the French rule over mixed। ध्यान दीजिएगा, जो अलग से नेपोलियन ने एरिया को कॉन्क्वेयर किया था, जीता था, या फिर उस पर कब्जा बनाया था, उसकी व्यवस्थाएं थोड़ी मिक्स तरीके से थी। वो क्या थी, आगे देखिए, आगे की व्यवस्थाओं को देखिए, आगे बढ़िए। हम बात करेंगे कहां पर जो अलग से इन्होंने देखा। Initially in the many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Metz, Milan and Marseille, the French armies were welcomed as the harbingers of the liberty। यहाँ पर लोगों को बताया जो इन्होंने नई टेरिटरी को जीता, यहाँ पर फ्रेंच की आर्मीज को, बोल सकते हैं नेपोलियन की आर्मीज को, एकदम
बोल सकते हैं दोतक के रूप में, या फिर बोल सकते हैं मसीहा के रूप में देखा गया, एक समाज सुधारक के रूप में देखा गया। बट ये सारी चीजें, ये सारी भावनाएं क्षणिक मात्र की थी, आगे ये बदल गई। कैसे थी देखिएगा, बताया जा रहा है, बट इन इनिशियल enthusiasm soon turned into hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom। ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक स्वतंत्रता के आधार पर ही बताया गया कि ये सारी व्यवस्थाएं सही नहीं है। लोगों को बाद में ये लगने लगा, ये चीजें क्रूरता में बदल गई। जो चीजें अभी इनको बहुत ही अच्छा लग रहा था वो सारी चीजें अब बदल गई, नफरत होने लगा। जिससे इनको स्नेह और मोहब्बत दिख रहा था वो सारी चीजें बदलने लगी। क्यों बदलने लगी? क्योंकि इनको लगा कि ये राजनीतिक व्यवस्था के तहत सही नहीं है। तो क्या है इसमें देखिएगा, बताया गया क्या, इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कंस्क्रिप्शन into the French army is required to conquer the rest of Europe। जो नेपोलियन का ये व्यवस्था था, नेपोलियन क्या चाहता था? नेपोलियन यही तो देखा था, ये सपने थे नेपोलियन के, क्या थे? ध्यान दीजिएगा, वो ये थे कि वो चाहता था, कॉन्क्वेयर करना चाहता था पूरे यूरोप को ना। इसके लिए वो क्या कर रहा था बेटा, ध्यान दीजिएगा, जबरन फ्रेंच आर्मीज में लोगों को भर रहा था, ठीक है। ऑल सीम टू आउटवेट द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। ध्यान दीजिएगा, जो ये प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव ला रहे थे, ये चीजें एडवांटेजफुल नहीं थी, बोल सकते हैं, मतलब लाभदायक नहीं थी, ये बोल सकते हैं प्रॉफिटेबल नहीं थी, है ना। चलिए अभी देखिएगा यहाँ पर क्या चीजें बड़ी क्रूरता दिखाई जा रही है यहाँ पर, उसको देखिएगा ध्यान से आप लोग, बहुत ही मजेदार है। इसको मैं छोटा कर दूं जान करके आपको देखने के लिए, समझाने के लिए। प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी इन ज़ुब्रिकेन जर्मनी। ये फिगर 4 आपका दिखाया जा रहा है, एक ट्री, स्वतंत्रता के, बोल सकते हैं स्वतंत्रता का एक पेड़, जो कि जर्मनी के ज़ुब्रिकेन में दिखाया जा रहा है। क्या था इसमें, द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट बाय जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फ्रिज इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ज़ुब्रिकेन बाय द फ्रेंच आर्मीज के द्वारा, जो वहां की व्यवस्था, मतलब बोल सकते हैं नेपोलियन के आर्मीज के द्वारा, जो वहां की ज़ुब्रिकेन में जो इनकी बोल सकते हो तानाशाही, या फिर बोल सकते हो जो इनकी शोषणात्मक गतिविधि थी, उसको उसने दिखाया। कौन? कार्ल कैस्पर साहब ने, ठीक है। बताया इन्होंने, फ्रेंच सोल्जर रिकग्नाइजेबल बाय देयर ब्लू, यहाँ पर ब्लू कलर का ये देख सकते हैं ये लोग, नो बहुत ज्यादा क्लीन नहीं है, आप थोड़ा सा अपने बुक में देख लेंगे एक बार। इसमें से जो ब्लू कलर के आप देख सकते हो, ब्लू कलर का जो, हाँ क्या है, फ्रेंच सोल्जर रिकग्नाइजेबल बाय देयर ब्लू व्हाइट एंड रेड यूनिफॉर्म। जो ब्लू व्हाइट और रेड यूनिफॉर्म पहने उनको किस तरीके से रिकग्नाइज कर सकते हो बेटा, ब्लू कलर से, व्हाइट कलर से और रेड, ठीक है। हैव बीन पोर्ट्रेड एज अ ऑपरेसर एज दे सीज अ पीजेंट कार्ड। एक तरफ आप देख सकते हैं पीजेंट की बग्गियों की रोक दिए थे, ठीक है। उसके अलावा आगे देखिएगा, हाँ, हरास सम यंग वुमेन, अच्छा औरतों को कहीं कहीं परेशान कर, सेंटर में आप देख सकते हैं इस चीज को, ठीक है। और एंड फोर्स अ पीजेंट डाउन टू ही नीज। ध्यान दीजिएगा, ये जितने आगे किसान थे उनको घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा था। ये सारी व्यवस्था यहाँ पर आपको दिखाया गया कार्ल कैस्पर के द्वारा। द प्लेग बीइंग affixed to the tree of liberty carries a German inscription which is a translation reads, take freedom and equality from us, the model of the humanity। मानवता के विचार में जो हमारी स्वतंत्रता और हमारी व्यवस्था है उसको भी छीन लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी भावनाओं को उन्होंने वहां पर पेंटिंग किया। दिस इज अ सेक्रेटिस्ट रेफरेंस टू द क्लेम ऑफ द फ्रेंच एज बीइंग लिबरेटर हु अपोज मोनार्की इन द टेरिटरीज बाय द इंटर्ड। ध्यान दीजिए, जो भी फ्रेंच आर्मी वहां एंट्री ली थी एज अ मोनार्की के रूप में, उसको वो लोग चाहते थे कि ये न व्यवस्था रहे, क्योंकि वो उनके लिए ठीक नहीं थी। दैट्स वाई वो लोग उसका विरोध कर रहे थे। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए, क्यों भाई, कोई दिक्कत? ये देखिए, द कोरियर ऑफ द, हाँ, द कोरियर ऑफ ग्रीनलैंड लूजेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिप्जिग। ध्यान दीजिएगा, ग्रीनलैंड में एक कोरियर मैन जो है अपने पत्रों को गिराता, मतलब लूज करते हुआ जा रहा था। इसमें क्या दिखाया जा रहा है, नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस आफ्टर द लॉस्ट द बैटल ऑफ लिप्जिग इन 1813। 1813 में लिप्जिग का जो बैटल हुआ था उसमें हारने के बाद नेपोलियन को यहाँ से दिखाया जाए एक पोस्टमैन के जैसे बताया जा रहा है।
पोस्टमैन का ये जो पत्र गिर रहा है, पर्चा जो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे ही नेपोलियन बताया जा रहा है 1813 लिप्जिग में वार में जब ये हारा तो ऐसे ही उसकी टेरिटरी छीनती जा रही थी, ऐसा दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब द मेकिंग ऑफ नेशन। ओ चलिए, अभी तो आप मजेदार चीजें देख लिए, अब और भी मजेदार चीजें आपके सामने आ गई हैं जो कि बहुत ज्यादा मजेदार है ना। चलिए इसमें थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए भाई। अब कौन सा, चलो येलो इस पे दिखेगा। नो आई डोंट थिंक सो कि बहुत अच्छा लगेगा आपको ये। हाँ ये ठीक है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म की भावना जो बनाई जा रही थी वो कैसे बनी, क्या व्यवस्थाएं थी इसके लिए, कैसे लोगों ने इस पर वर्क किया, इसको देखेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार है, देखिएगा। If you look at the map of the mid 18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know them today. जैसे कौन कौन सा, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड were divided into the kingdoms, duchies and cantons whose ruler had their autonomous territories। ध्यान दीजिएगा, जिसका एक निरंकुश व्यवस्था का क्षेत्र था, मतलब उनके क्षेत्र जो है निरंकुश शाही पर आधारित थे। ठीक है, मतलब शोषणात्मक गतिविधि, जैसे समझो यार हेरिडेटरी रूल जो होता है उसी को बोल सकते हो। ठीक है, निरंकुश व्यवस्थाओं को वो दिखा रहे थे। ठीक है, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव्ड diverse people. They did not see themselves as sharing a collective identity or a common culture. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं जैसा कि आज के समय में आप लोग नेशन स्टेट को देखते हो, वैसे पहले नहीं था। बताया जैसे आप कौन कौन से राष्ट्र की बात कर सकते हो, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, ये लोग जो है अलग अलग किंगडम में डिवाइडेड थे। कौन कौन से किंगडम देख सकते हैं, डचीज के रूप में, कैंटियंस के रूप में, और बताया जा रहा है इनका ऑटोनोमियस टेरिटरी था। उसके अलावा ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की अगर बात करते हैं, यहाँ पर ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी, जो कि वहाँ जहाँ के लोग मतलब डाइवर्स लोग वहाँ पर रह रहे थे, मतलब क्या होता है, लिव डाइवर्स पीपल्स। ठीक है, जहाँ पर विविध प्रकार के लोग रह रहे थे। ठीक है, और बताया जा रहा है क्या, दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज अ शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। वो कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी या कोई कॉमन कल्चर लेकर नहीं चल रहे थे। ऑप्शन बताया जा रहा है उसके अलावा कि वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, साथ ही साथ अलग अलग मतलब जाति समूह में बटे हुए थे। मतलब ऐसा अगर कोई बोले कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब एक जैसे नहीं, वहां पर अलग अलग जाति समूह, अलग अलग वर्ग से लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग वहां पर सिचुएटेड थे। उसके अलावा क्या था, द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर द ऑस्ट्रिया हंगरी, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, वाज ए पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन एंड पीपल्स। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग रह रहे थे। इट इंक्लूड द अल्पाइन रीजन, द Tyrol, Austria and the Sudetenland as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking। ध्यान दीजिएगा, यहाँ के जो अरिस्टोक्रेसी थे वो जर्मन स्पीकिंग थे। इट आल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंस ऑफ द लॉम्बार्डी एंड द वेनेशिया। वेनेशिया और लॉम्बार्डी की बात करते हैं तो ये इटालियन स्पीकिंग लोग थे। और बात करते हैं इन हंगरी, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक magyar while the other half spoke a डायलेक्ट्स, अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं को बोलते थे। इन गलेशिया की बात करते हैं तो अरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश लैंग्वेज। बिसाइड दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स देयर आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर अ मास ऑफ द सब्जेक्ट पीजेंट पीपल, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, स्लोवेंस इन द कार्नियोला, क्रोट्स टू द साउथ एंड द रोमन्स टू द ईस्ट इन द ट्रांसिल्वेनिया। ठीक है, तो मतलब ये बताया जा रहा है यहाँ पर अलग अलग जाति समूह, अलग अलग जाति वर्ग के लोग अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे थे और एक साथ रह रहे थे। यहाँ पर भले ही वो लोग अलग अलग जाति जनगणना मतलब जाति व्यवस्था में डिवाइडेड थे, डचीज, कैंटोन और इन रूपों में ये लोग डिवाइडेड थे, लेकिन बताया जा रहा है किसी का कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी देखने को हमको वहां पर नहीं मिल रहा था। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्या था, Such differences did not easily promote a sense of political unity। ध्यान दीजिए, राजनीतिक एकता की अगर बात करते हैं तो इतना डिफरेंस होने के बाद इनको पॉलिटिकली यूनाइट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल दिख रहा था। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज ए कॉमन एलिगेंस ऑफ द एम्पायर। ध्यान दीजिएगा, ये अगर एक साथ जुड़ सकते थे, जुड़े थे तो सिर्फ एक चीज था, वो क्या था, वहां के शासक के मतलब बोल सकते हैं वहां के एम्पायर के
व्यवस्थित समूहों से बच करके ही वो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी भले दे सकते थे थोड़ा बहुत, नहीं तो नहीं। चलिए, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज, चलिए देखते हैं नेशनलिज्म और नेशनलिज्म की भावना, स्वतंत्र राष्ट्र की भावना कैसे है, इस पर हम बात करेंगे। तो द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास की बात करते हैं तो इसको मैं डायरेक्टली आपको डिफाइन करूंगा। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड अरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वर यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ that cut across regional division. They owned estate in the countryside and also townhouses. They spoke French for purposes to diplomacy, and in high society, their families were often connected by the ties of marriage. This powerful aristocracy was, however, numerically a small group. ध्यान दीजिए, अब सिंपल लॉजिक बात करते हैं वहाँ की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं की अगर हम बात करते हैं तो उसको ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एक डोमिनेंट क्लास था यहाँ का, लेकिन बताया जा रहा है इस कॉन्टिनेंट डोमिनेंट क्लास था, लेकिन यहाँ के जो मेंबर थे इस क्लास के, बताया जा रहा है वो एक कॉमन लाइफ में यूनाइटेड थे। कैसे कॉमन लाइफ में यूनाइटेड थे देखिएगा, एक मैरिज व्यवस्था था, ठीक है, देखिए ये लोग एक दूसरे कनेक्टेड मैरिज व्यवस्था से, ठीक है। ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे किसी भी ऑफिशियल पर्पज के लिए, ठीक है, अपने सोसाइटी में। ये कंट्री साइड के और टाउन हाउसेस को ओन करते थे, ठीक है। अगर बात करते हैं देहाती इलाकों को और शहरी इलाकों दोनों पर इनका कब्जा था। लेकिन अगर बात करते हैं इनकी जो संख्या थी बहुत ही छोटी थी, बहुत ही छोटी थी, मतलब कम थी ना, माइनॉरिटीज में थे। लेकिन फिर भी बताया जा रहा है मैक्सिमम प्लेसेस को ये लोग क्या करते थे, होल्ड करते थे, ओन करते थे। चाहे टाउन की बात कर लेते, चाहे रूरल एरिया की बात कर लेते, मतलब ये ऐसे समझो कि जमींदारी व्यवस्था की अगर बात कर ले तो उस पर भी इनका नियंत्रण था। अगर शहरों में बात कर सकते हो, बड़े बड़े इमारतों की बात करते हो, वहां पर भी इन कुलीन वर्गों का नियंत्रण था। ये चीजें थी। आगे बात करते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वाज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फेम्ड tenant and small owners, while in eastern and the central Europe pattern of the land holding was characterized by a vast estate which were cultivated by the serfs। मतलब जानते हो बच्चे, आप जानते रहिएगा, जो बोल सकते हो भाई हम लोग क्या करते हैं, भाड़े पे किसी चीज को लेना ना, तो सर्फ उन्हीं बोलते हैं जो खेतों को क्या करते हैं बेटा, होल्ड करते हैं एज भाड़े के रूप में, बोल सकते हैं भाड़े के रूप में ना, जैसे हम बोलते हैं टीनेंट बोल सकते हो ना, उन्हीं को। और सर्फ का मतलब क्या है, जैसे मतलब एक टीनेंट हो गया, इधर देखिएगा कहाँ है टीनेंट, बस टीनेंट ये, ठीक है, एक टीनेंट हो गया, एक सर्फ हो गया। टीनेंट मतलब मैं आपके यहाँ आया, आपसे खेत लिया, भैया इतना मैं आपको जो है पे करूंगा और मुझे खेत दे दीजिए, ठीक है, ये हो गया टीनेंट। सर्फ का मतलब क्या है, भैया मैं आपके खेत में काम करूंगा, मुझे जीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए आपके खेत की रिक्वायरमेंट है, जो आप कहेंगे मैं करूंगा, ठीक है, ये प्रोसेस था, इसको सर्फ बोलते हैं। इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप एंड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड द ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ द टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ द कमर्शियल क्लासेस whose existence was based on the production of the market। ध्यान दीजिएगा, वेस्टर्न पार्ट में बात करते हैं और सेंट्रल यूरोप के पार्ट में बात करते हैं, तो इनका जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, इसका ग्रोथ, ये ग्रोथ क्यों भाई, ट्रेड के पर्पज से ग्रोथ कर रहे थे। और इनका जो ग्रोथ ऑफ टाउन में था, साथ ही साथ ग्रोथ ऑफ टाउन, अच्छा सॉरी, इनके जो ग्रोथ है ट्रेड का, जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और ट्रेड का जो ग्रोथ हो रहा था, बताया जा रहा है इससे वहाँ के टाउन का भी ग्रोथ हो रहा था। साथ ही साथ कमर्शियल क्लास जो है यहाँ पर जो बेस्ड थे, आधारित थे किसके ऊपर, वो मार्केट के प्रोडक्शन के ऊपर ही थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड इन द सेकंड हाफ ऑफ द 18th century, but in France, the part of German state, it occurred only during the 19th century. In its wake, new social group came into being, a working class population and middle classes made up of the industrialist, businessmen and the professional। बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, अगर बात करते हैं इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में ये चीजें बच्चे कभी स्टार्ट हो गई थी, बताया जा रहा है कि 18th सेंचुरी में ये चीजें आपको देखने को मिल गई थी। लेकिन फ्रांस की बात करते हैं और जर्मन के कुछ पार्ट ऑफ जर्मन, जो जर्मन स्टेट के कुछ पार्ट थे, यहाँ पर ये चीजें 19th सेंचुरी में देखने को मिली। उसके अलावा बताया जा रहा है सोशल ग्रुप केम इनटू बीइंग, और एक नया सोशल ग्रुप आया, ए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लासेस मेड अप ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। इसके अलावा लास्ट पॉइंट वहां देख ले, इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दिस ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th century। इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल middle classes that ideas of the national unity following the abolition of aristocratic privileges gained the popularity। ध्यान दीजिएगा, जो ये
एजुकेटेड क्लास था, मिडिल क्लास की बात करते हैं सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप में, बताया जा रहा है ये नंबर में भले ही कम थे, लेकिन बताया जाए इनकी जो नेशनल यूनिटी की जो भावना थी एरिस्टोक्रेसी को अबलाइज करने का, ये बहुत ही पॉपुलरिटी कमा लिया था, बहुत ही फेमस हो चुका था। व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? अगर हम बात करते हैं लिबरल नेशनलिज्म किस चीज के लिए है, तो उसको हम बात करेंगे इस पर, तो देखिएगा, आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है बताया, द टर्म लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड रूट लिबर, मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र, ठीक है, ये देखिए दिया मीनिंग स्वतंत्र। उसके अलावा क्या बताया जा रहा है, फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। ध्यान दीजिएगा, अगर न्यू मिडिल क्लासेस की बात करते हैं तो वहां पर लिबरलिज्म का मतलब यह था कि सबको केवल स्वतंत्रता ही नहीं, सबको कानून के पहले इक्वलिटी का अधिकार मिले, ये चीजें उनका मानना था। जो न्यू मिडिल क्लास था वहां का, उसकी बात बताया। पॉलिटिकली इट एम्फसाइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिएगा, यह सरकार के नजर में भी ये चीजें हमको हो कि सब लोग इक्वल हैं बिफोर द लॉ, ये चीजें होनी चाहिए। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड द क्लरिकल प्रिविलेजेस, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट। क्या बताया जा रहा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद बताया जा, जो न्यू मिडिल क्लास था वो चाहता था कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट व्यवस्था होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वह पार्लियामेंट्री बेस्ड होना चाहिए। जैसा कि आप पढ़े होंगे, कौन कौन थे, जीन जैक रूसो थे, जॉन लॉक साहब थे, ये लोग क्या अपने विचारों को लेकर आए थे, जहां पर गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो वही चीज बताया जा रहा है। 19th century liberals also stressed the inviolability of the private property, yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब समानता, कानून के पहले समानता का अधिकार जो ये लोग मांगे, इसमें जो है सबको सफरेज मतलब मत दिलाने का ये अधिकार नहीं था। ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इसमें लोगों को वोट देने का अधिकार दिलाना नहीं था। कैसे, क्यों, देखिएगा, अगर बताओ, यू विल रिकॉल दैट द रिवॉल्यूशनरी फ्रांस व्हिच मार्क्ड एज द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन द लिबरल डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। उन्हीं लोगों को जो लोग प्रॉपर्टी या फिर बोल सकते हैं टैक्स पेयर थे, वही लोग बोल सकते हैं सक्रिय नागरिक जिसे बोलते, एक्टिव सिटीजन ही केवल वहां पर वोट दे सकते थे। आप जो पहला पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट आप जो देखे थे, या लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, स्वतंत्र लोकतंत्र की जो बात करते हैं, वहां पर जब आपने देखा तो आपको यही चीज देखने को मिला था कि वहां पर सिर्फ कौन, प्रॉपर्टी ओनिंग व्यक्ति ही क्या कर सकता था, लोगों को चुन सकता था और वोट दे सकता था। उसके अलावा क्या था, उसके आगे बात करेंगे। बताया जा रहा है, men without property and all women were excluded from the political rights। ध्यान दीजिए, इनको हटा दिया गया था only for a brief period under the Jacob, अच्छा सॉरी, included sorry political right only for a brief period under the Jacobin did all adult males enjoy suffrage। ध्यान दीजिएगा, मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार कुछ समय के लिए ही इनको मिल पाया था, कुछ समय के लिए ही। कब, हम पूछेंगे कब, तो जिस समय जैकोबिन क्लब की, आप याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जैकोबिन्स का जो क्लब बना, उनका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, जिसको राजनीतिक संस्था, होल्ड 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 अ मिनट, चलिए, यह एक राजनीतिक संस्थान थी जो कुछ समय के लिए आई थी गवर्नमेंट के रूप में, ठीक है, जिन्होंने कुछ समय के लिए सारे एडल्ट मेल्स को अधिकार दिया था, 18 के वाले मेल्स को क्या दिया था बेटा, अधिकार दिया था क्या करने का, वोट देने का। आई बात समझ, चलिए आगे बात करेंगे। However, the Napoleon civil code went back to limited suffrage and reduced women
टू द स्टेटस ऑफ द माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स और द हस्बैंड। ध्यान दीजिएगा, एक दिमाग सुनिए, जो नेपोलियनिक कोड आया था उसमें बताया जा रहा है यह पुनः से इनसे छीन लिया गया था, और बताया जा रहा है औरतों को क्या बताया गया है, वो अपने पति या फिर अपने पिता के ही अधीन आती है, ना कि उनका कोई अधिकार है वोट देने का। ठीक है, नेपोलियन कोड में ये सबसे बड़ी बुराई थी, आप दिमाग में रखिएगा। आगे बात करेंगे। Throughout the 19th and the early 20th century, women and non-property men organized opposition movement demanding equal political rights। ध्यान दीजिएगा, शुरुआती लास्ट की अगर बात करते हैं, पूरे 19वीं शताब्दी और शुरुआती के 20 सेंचुरी की अगर बात करते हैं, तो उस समय जो औरतें थी वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रही थी, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रही थी, और इसके लिए बहुत सारे अपोजिशन मूवमेंट भी चलाई। इन इकोनॉमिक स्फीयर में अगर बात करते हैं, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ द मार्केट एंड द अबॉलिशन स्टेट। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अब इकोनॉमिक स्फीयर की हम बात कर लेते हैं। अभी तक राजनीतिक बात कर रहे थे, हम लोग आर्थिक स्फीयर की बात करते हैं। आर्थिक व्यवस्था में वहां का जो नेशनलिज्म की भावना थी या लिबरलिज्म की जो भावना थी, वहां पर वो उन फ्रीडम को चाहते थे कि उनके जो व्यापारी हैं, उनके जो संघ है, उनको ट्रेड रेस्ट्रिक्शन जो लगाया जा रहा है उसको हटा दिया जाए, और जो मेजरमेंट की व्यवस्थाएं हैं और वेट की व्यवस्थाएं वो अलग अलग ना होकर के एक जैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी, यूनिफाइड दिखनी चाहिए। आई बात समझ? हाँ, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्या है, चलिए बताया जा रहा है। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। एक जर्मन स्पीकिंग क्षेत्र है जहां पर हम बात करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं वहां का। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ द काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज और कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। ध्यान दीजिए, अलग अलग तरीके 39 इनके 39 स्टेट में ये अलग अलग का कॉन्फेडरेशन रखे थे। क्या था, ईच ऑफ दिस पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी एंड वेट एंड मेजर्स। इनका खुद का नाप तोल की व्यवस्था और इनकी खुद की करेंसी थी। ए मर्चेंट ट्रेवलिंग इन द 1833 फ्रॉम द हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल his goods would have had to pass through 11 custom barriers। पहली चीज तो वो लोग 11 कस्टम बैरियर से 11 कस्टम बैरियर से CUSTOM कस्टम बैरियर, ठीक है, से होकर गुजरते थे। कितने? 11। और बताया जा रहा है एंड पे कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच ऑफ देम। 5% हर एक, मतलब 5% सब पे। 11 बार ये पास करेंगे, कस्टम बैरियर को पास करेंगे, और 11 बार 5% उस पर क्या देंगे बेटा, टैक्स देंगे। उसके अलावा ड्यूटीज वर ऑफन लिव्ड अकॉर्डिंग टू द वेट एंड मेजरमेंट ऑफ द गुड्स। ध्यान दीजिएगा, इनके ऊपर जो ड्यूटीज लगाए जाते थे, टैक्स लगाए जाते थे, बैरियर का टैक्स लगाए जाते थे, वो उनके चीजों के वेट और मेजरमेंट के आधार पर होता था। अगर मान लीजिए आप कोई चीज, मान लीजिए मार्कर है, मार्कर को मैं लेकर जा रहा हूँ, इसका वेट और मेजर कम है, इसका कॉस्ट भी कम है, तो इसके ऊपर कम बैरियर लगेगा, लेकिन 5% लगेगा और 11 टाइम्स लगेगा। समझिए, और सुनिए, एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ द वेट एंड मेजर दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। ध्यान दीजिएगा भैया, सबका अपना अपना वेट एंड मेजर का तरीका होता था, जिसकी वजह से भाई उसको कैलकुलेट करने में लंबा समय व्यतीत होता था। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जांपल वाज द इले विच इन द ईच रीजन स्टूड फॉर द डिफरेंट लेंथ। इले का मतलब क्या है, कपड़े को इले नापते थे वहां पर, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ सेंटीमीटर मीटर में नापा जाता है, वहां पर बताया जा रहा है कि इले में नापते थे। और ये क्या था, एन इले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट इन फ्रैंकफर्ट। एक इले अगर आपको लेना, फ्रैंकफर्ट में कोई टेक्सटाइल कपड़ा लेना है, यू विल गेट 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। लेकिन मेज में अगर बात करें, ये 55.1 सेंटीमीटर पाओगे। अरे सब छोड़, न्यूरमबर्ग की बात करें 65.6 सेंटीमीटर पाओगे। इन फ्रीबर्ग में बात करते हैं 53.5 सेंटीमीटर पाओगे। तो मतलब समझो एक इले का सबका मेजरमेंट अलग अलग है ना भाई, अलग अलग प्लेस में अलग अलग। ये कैसे भाई, कैसे, मजा नहीं आएगा ना भाई। मान लो, चलो मैं रहता हूँ कहाँ पर, यहाँ की बात कर लेते हैं। चलो मेज में मैं रहता हूँ, और सॉरी मैं न्यूरमबर्ग में रहता हूँ। यहाँ का जो टेलर है वो बोला कि सर आप जो है एक इले लेकर आइए, आपका जो है शर्ट सिल दूंगा, ठीक है। मैं कुछ दिन के लिए यहाँ घूमने गया था, यहाँ का मुझे एक कपड़ा बहुत ही अच्छा लगा, मैंने सोचा शर्ट के लिए इसको ले लेते हैं, और एक इले कपड़ा मैंने मेज में ले लिया। वो 55.1 सेंटीमीटर ही निकला, और जो कि वहाँ पर जो टेलर था उसने नाप तोड़ किया था कितने का, 65.6 सेंटीमीटर। सोचा था हो जाएगा, लेकिन वहाँ गया तो मेरे कपड़ा कम पड़ गया। ये ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं थी। चलिए आगे बढ़ेंगे।
Such conditions were viewed as an obstacle to the economic exchange and growth by the new commercial classes, who argued for the creation of the unified economic territory, allowing the अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड्स पीपल एंड द कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर एक बाधा के रूप में, इकोनॉमिक एक्सचेंज के बाधा के रूप में कार्य कर रहा था, और इससे जो कमर्शियल क्लास है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करा। वो आर्ग्यू टू क्रिएशन ऑफ द यूनिफाइड इकोनॉमिक कंडीशन या स्टेटस हम बात करेंगे। उसके अलावा वो चाहते थे गुड्स को जो है कस्टम ड्यूटीज, कस्टम बैरियर्स हटा दिए जाए, लोगों को कैपिटल, लोगों की जो व्यवस्था है उसको अलग किया जाए। In 1834, a custom union or the Zollverein was formed at the initiative of the Prussia। देखिए, प्रशिया के इनिशिएटिव पर जोलवेरिन का निर्माण किया गया, जिसमें बहुत सारे जर्मन स्टेट आकर के जुड़े। यह क्या था? द यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ द करेंसीज फ्रॉम द ओवर 30 to 2। ध्यान दीजिएगा, जहां पर 30 से अधिक जो व्यवस्थाएं थी, करेंसीज थी, 30 से अधिक करेंसी जो वहां की थी उसको हटा करके सिर्फ 2 रख दिया गया। ठीक है, इस यूनियन ने या इस ग्रुप ने इसको ऐसा किया। द क्रिएशन ऑफ द नेटवर्क ऑफ द रेलवेज फॉर द स्टिमुलेट द मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू द नेशनल यूनिफिकेशन, अवे ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म, स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोथ एट दैट टाइम। ठीक है, चलिए अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर द 1815। थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेटली पढ़ेंगे और थोड़ा सा वीडियो लंबा खींच रहा है तो आप देखते चलेंगे। Following the defeat of Napoleon in 1815, European government were driven by spirit of conservatism. Conservatives believed that the established traditional institution and of state and society like the monarchy, church, social hierarchies, property and the family should be preserved। ध्यान दीजिएगा, बताया जब नेपोलियन बोनापार्ट बताया जा रहा है जब हारा 1815 में, तो यूरोपियन गवर्नमेंट जो है उस समय कंजर्वेटिव को ज्यादा क्या दे रहा था, मान्यता दे रही थी या सपोर्ट कर रहा था। उसके अलावा बताया जा रहा है कंजर्वेटिव का मानना था कि हम लोग अपनी व्यवस्थाओं को पुनः से जमा लें, और उनका ये भी मानना था जो पुरानी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ जो कल्चर है, जो हमारे यहाँ चर्च की व्यवस्था है, मोनार्कियल व्यवस्था है, सोशल हायरार्कीज थे, प्रॉपर्टीज के, ये सारी चीजें हमको बचा कर रखनी चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिव हाउएवर डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ द प्री-रिवॉल्यूशनरी डेज, rather they realized from the changes initiated by the Napoleon that modernization could in fact strengthen the traditional institution like the monarchy। ध्यान दीजिएगा, कुछ जो कंजर्वेटिव थे वो लोग बोलते थे कि हमको पुरानी व्यवस्था में न जाकर के हमको प्रेजेंट की व्यवस्था में जीना चाहिए। जो नेपोलियन ने चेंजेस लाए, जो मॉडर्नाइजेशन लाया, उस पे ही हम अपने मोनार्कियल व्यवस्थाओं को बेहतर तरीके से हम लोग संचालित कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। वो क्या था, कैसे था, देखिएगा, बताया गया। It could make state power more effective and strong, a modern army and efficient bureaucracy, a dynamic economy, abolition of the feudalism and serfdom could strengthen the autocratic monarchy in the Europe। इनका मानना था जो कुछ कंजर्वेटिव्स थे। In 1815, representative of the European powers, Britain, Prussia and the Austria, who had collectively defeated Napoleon, met in Vienna to do a settlement of the Europe। The Congress was hosted by the Austrian चांसलर ड्यूक मैटरनिक। ध्यान दीजिए, ये बंदा बहुत ही भयावह है। ठीक है, इस बंदे का नाम रखिएगा, ड्यूक मैटरनिक। The delegates drew up the Treaty of Vienna in 1815 with the object of the undoing most of the changes that had come about the Europe during the Napoleon War। ध्यान दीजिए, नेपोलियन वार के तहत जो फ्रांस में जो बदलाव लाया गया था, यूरोप में जो बदलाव लाए थे, उसके लिए ट्रीटी ऑफ वियना लाया गया, जिसको कौन होस्ट कर रहा था, ड्यूक मैटरनिक होल्ड कर रहा था। ये 1850 में लाया गया क्योंकि उस समय जो है नेपोलियन हारा था। द बर्बन डायनेस्टी को पुनः स्थापित किया गया, हैज बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वाज रिस्टोर्ड द पावर एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड annexed अंडर द नेपोलियन। ध्यान दीजिए, फ्रांस जो टेरिटरी या जो क्षेत्र मतलब अपने कब्जे में लिया था नेपोलियन वार के तहत, उस वो भी अब धीरे धीरे हटाया जाने लगा। और कुछ जगहों को भी सुनिएगा, उसके 39 स्टेट जो उसने लाए थे वो तो थे, लेकिन कुछ जगहों उन पर लिमिटेशन लगा के दिया गया था, आपको याद होगा, जिससे वो इन फ्यूचर अपने आप को एक्सपेंड ना कर सके। दैट्स वाई ये ट्रीटी ऑफ वियना रखी गई थी। ध्यान दीजिएगा, क्या था ये, ए सीरीज ऑफ स्टेट वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द फ्रांस टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर फ्रांस। ठीक है, thus the kingdom of the Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa was added in the Piedmont in south। नॉर्थ और साउथ में अगर बात करते हैं, जिनेवा को, ठीक है, और बेल्जियम को नॉर्थ में और जिनेवा को साउथ में रखा गया। प्रशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी। प्रशिया को एक
इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरी दिया गया इन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, व्हाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ओवर द नॉर्दर्न इटली, नॉर्दर्न इटली पे कंट्रोल इनको दे दिया गया। बट जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप बाय द नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, उसको नहीं लोगों ने टच किया। और बताए इन द ईस्ट रसिया वाज गिवन द पोर्ट ऑफ द पोलैंड व्हाइल प्रसिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ द सैक्सोनी। ठीक है, द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन। मेन इनका जो इंटेंशन था वो मोनार्कीज को फिर से रिस्टोर करना था, क्योंकि नेपोलियन के समय में इसको क्या कर दिया गया था बेटा, उखाड़ फेंका गया था, दैट्स वाई इसको पुनः लाया गया। चलिए हम बात करेंगे इसके अलावा, एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। कंजर्वेटिव रिजाइम्स सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। ठीक है, जो अब कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप किया गया 1815 वो ऑटोक्रेटिक निरंकुश शासन व्यवस्था था। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट and sought to curb activities that question that legitimacy of autocratic government. Most of them imposed censorship law to control what was said in newspaper, book, plays, and song, and reflected the idea of liberty and freedom associated with the French Revolution. French Revolution के द्वारा जो व्यवस्थाएं लाई गई थी इन सबको रिफ्लेक्ट करना हटाने की बात कर दी गई। ठीक है, चलिए थोड़ा हम जल्दी निकलेंगे, आगे बढ़ेंगे। The memory of the French Revolution nonetheless continued to inspire the liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press. मेन इनका जो मोटिव था, नोशन था, वो चाहते थे फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए। चलिए कुछ थिंकर्स हैं, ये एक अनइमेजिनेबल चित्र है, ठीक है, पिक्चर है जिसको यहाँ पर इमेजिन किया, मतलब क्रिएट किया गया है। उस पर देखिए क्या है, द प्ले ऑन द लेफ्ट बियर्स ऑफ द इंस्क्रिप्शन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टूडेज मीटिंग, हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउडेड टू अस। हमको कितने लंबे समय तक ऐसे बैठकर सोचना होगा, इनका मेन था। The board on the right list of the rule to the club which include the following। अच्छा, ये लेफ्ट साइड का था, और राइट साइड की अगर बात करते हैं, साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्न सोसाइटी। ये समझदार लोगों के लिए जो चुप्पी है, बहुत ही समझदार लोगों की जो ये ग्रुप है, बहुत ही चुप्पी साथ बैठी है। दूसरी चीज है, टू अवॉइड द इवेंचुअली वेयर बाई अ मेंबर ऑफ दिस क्लब में सकम टू द टेम्पटेशन ऑफ स्पीच मजर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स अपॉन एंटरिंग। ध्यान दीजिएगा, ये दो तीन चीजें इसमें बताई गई जो लोगों की विचारों को प्रभावित करने के लिए था। लेकिन देखिए क्या है भाई, अभी हमारे यहाँ भी है, आप लोग भी हैं, कोई भी व्यवस्था अगर आपको सही नहीं लगती, अभी हाल ही में आप देख रहे हैं एक मुद्दा उठा हुआ है वोट चोरी का, तो जो पप्पू था वही सबको पागल कर दिया है। तो हम उस व्यक्ति को भाई दिली रूप से बता रहा हूँ, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। वो वाकई में एक बोल सकते हैं, एक पढ़े लिखे समाज में जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्तित्व तो आता है तो एक बेहतर भावनाओं को लोगों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी थिंकिंग है उनकी। बहरहाल जैसा भी होता है आगे देखते हैं। अगला है द रिवोल्यूशनरीज की बात करते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा वर्ड आ गया। ड्यूरिंग द year following the 1815, the fear of the repression drew many liberal nationalist underground। ध्यान दीजिएगा, अब जो 1815 में 1815 में जो नए कंजर्वेटिव्स आए थे, आपको पता है, उनके वहाँ पर जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो बहुत सारे भूमिगत हो गए। वो लोग मतलब छुप गए या डर गए, ऐसा बोल सकते हो। सीक्रेट सोसाइटीज sprang up in many European states to train revolutionists and spread their ideas। ध्यान दीजिएगा, कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बनाई जाने लगी, जो क्या करेगा, विभिन्न यूरोपियन स्टेट में इसको बनाया जाने लगा, जो ट्रेन करेगा रिवॉल्यूशनरीज को और स्प्रेड करेगा इसके विचार को। जो क्रांतिकारी है, लिबरल रिवॉल्यूशनरी है, उनको ट्रेन करने का कार्य और उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सीक्रेट सोसाइटीज बनाई जाने लगी। To be the revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical form that had been stabilized after the Vienna Congress। ध्यान दीजिए, कांग्रेस वियना का जो मीटिंग हुआ था उसके बाद जो व्यवस्थाएं लाई गई थी उसके विरोध में ये चीजें की जाए। एंड फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम,
और ये लोग किस चीज के लिए? लिबर्टी और फ्रीडम के लिए मांग कर रहे थे। हम बात करेंगे मोस्ट ऑफ दीज रिवॉल्यूशनरीज आल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बहुत सारे लोगों का मानना था जो क्रांतिकारी थे कि नेशन स्टेट ही मेन उनका मुद्दा दिख रहा था, उनको नेशन स्टेट सबसे मुख्य अहम मुद्दा लगता था। ध्यान दीजिएगा, वन सच इंडिविजुअल वाज इटालियन रिवॉल्यूशनरी गुस्सेपे मैजिनी की बात करते हैं। ये जिनोवा में 1805 में पैदा हुए थे। बात करेंगे ही बिकम द मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी एज a young man at 24 year he was sent to exile in the 1831 for the attempting a revolution in Nigeria। ध्यान दीजिएगा, 24 साल की उम्र में 24 साल के लिए इनको ना एज अ यंग मैन ऑफ 24 ही वाज, हाँ ध्यान दीजिएगा, इनको रिवॉल्यूशन के नाइजीरिया में ये क्रांति कर रहे थे, उसके तहत इनको कैदी बना दिया गया था 24 सालों के लिए। और ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज, फर्स्ट यंग इटली इन मर्जाइल में ये यंग इटली का निर्माण किया, एंड देन यंग यूरोप इन बर्न, ठीक है, whose members were likely minded young men for the पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट। इसमें कौन कौन लोग इसके मेंबर थे बेटा? पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन के जो यंग मैन थे वो लोग इसके मेंबर थे। Majini believed that God had intended nation to be the natural unit of the mankind। ध्यान दीजिएगा, ये एक बोला गया युवा ही यहाँ की प्राथमिक इकाई है, यहाँ का नेचुरल इकाई है, ठीक है, प्राकृतिक इकाई माना गया। किसके द्वारा? हमारे बहुत ही मैजनी साहब की बात कर रहे हैं ना, मैजनी साहब के अनुसार। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम्स। इनका मानना था इटली जो है एक छोटे स्टेट के रूप में नहीं, एक छोटे किंगडम के रूप में, इट हैड टू बी फोर्स्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर एरिया अलायंस ऑफ नेशन। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ द इटालियन लिबर्टी। और यही क्या होगा? इटालियन स्वतंत्रता का मेन प्रोस्पेक्ट माना जाएगा, मेन बेस माना जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बताया गया क्या? फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के प्रोस्पेक्ट को फॉलो करते हुए अलग अलग जगहों पर अब सीक्रेट सोसाइटी बनाए जाने लगे। और क्या हुआ? मैजनीस रिलेंटलेस अपोजिशन ऑफ मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव्स। ध्यान दीजिएगा, ये लोगों को तो ऐसे इमेजिनेशन में ही जीत लिया था, मतलब बोल सकते हो डरा दिया था कंजर्वेटिव्स को, कि ये भावना ही इनकी जो है लोगों में एकदम फियर काम कर रहा था। मैटरनिक डिस्क्राइब हिम एज अ मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द आवर सोशल ऑर्डर। ध्यान दीजिएगा, जो ड्यूक मैटरनिक था, अभी बताया ना, बहुत डेंजर व्यक्ति था। ड्यूक मैटरनिक की बात कर रहा हूँ, ड्यूक मैटरनिक की बात कर रहा हूँ भैया। ये बंदा बोला कि जो गुस्से मैजनी साहब है, मैजनी साहब को इन्होंने बोला ये क्या है? मैजनी साहब हमारे समाज के सबसे डेंजरस एनिमी है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने इस कोर्स से इनको संवारा या बताया, बोला, ठीक है। देखिए यहाँ पर गुस्से मैजनी एंड द फाउंडिंग यंग यूरोप इन द बर्न इन 1833, प्रिंट बाय जिकोमा मैंटेगाजा, क्या है? हाँ, मांटेगाजा, इनके द्वारा इसको बनाया गया, ठीक है। ये क्या कर रहे थे बेटा? फाउंड कर रहे थे, किस बना रहे थे, किस चीज को? यंग यूरोप का, जब सीक्रेट सोसाइटी में दूसरा था ना बर्न का यंग यूरोप, उसको जब फाउंड कर रहे थे उस समय का इनका ये फिगर बनाया गया, किसके द्वारा? जिकोमा मैंटेगाजा के द्वारा इसे बनाया गया, ठीक है। तो ये चीजें थी, आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे होंगे बच्चे, इन चीजों को आप लोग समझ पा रहे होंगे बहुत ही क्लियरली। अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही तो बच्चे आप इस पर हमको बताइएगा। बहरहाल आज का आपका क्लास यहीं तक है, अब आगे का क्लास तो नेक्स्ट पार्ट में आपका आएगा, यहाँ तक आप सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए अब हम अपने क्लास को यहीं पर एंड करेंगे, उसके साथ साथ हम आपको कुछ लाइनें सुनाकर फिर जाऊँगा। तो एक लाइन हमने लिखा है, आज ही का है, बहुत ही बोल सकते एकदम ताज़ा एक लाइन बनाकर लाया हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे कुछ ज़्यादा ही इस समय उपद्रवी भावना के मतलब बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन ठीक है, इस लाइन को आप सुनिएगा कि आज की रात एक बात लिखूंगा मैं। लाइन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि आज की रात एक बात लिखूंगा मैं, इस कलम से तुझे बेहिसाब लिखूंगा मैं। क्या है कि आज की रात एक बात लिखूंगा मैं,
इस कलम से तुझे बेहिसाब लिखूंगा मैं, कीचड़ उछालना कमबख्त किस्सा है तेरा, कीचड़ उछालना कमबख्त किस्सा है तेरा, मैं फिर भी खुद को दाग तुझे साफ लिखूंगा मैं, फिर भी खुद को दाग तुझको साफ लिखूंगा मैं, हकीकत में तुझसे मिलना तो मुश्किल है, हकीकत में तुझसे मिलना तो मुश्किल है, अब चल अगली किताब में अपनी मुलाकात लिखूंगा मैं। ठीक है, तो जैसा भी है, बहुत ही अच्छा आपका क्लास आपको समझ आया होगा। जिनको जहां दिक्कत होगी इसको आप देख लीजिएगा और एक बार आप कमेंट जरूर पुट करिए, कमेंट छोड़कर जाएंगे, इससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगली सीरीज में। थैंक यू।